नमस्कार। आज हम आपका अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार इसको रिवाइज करेंगे। कक्षा 10वीं। आप देखोगे कि सबसे पहले इसमें अगर इस बार की हम बात करें सीबीएसई की, तो आपका जो नेत्रों के बारे में जितना भी था वो सब हटा दिया गया है। तो हम सीधे शुरू करते हैं प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, जहाँ से इस बार आपके कोर्स में है। प्रिज्म क्या होता है? दो त्रिभुजाकार आधार तथा तीन आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और जो ऊपरी हिस्सा होता है प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये प्रिज्म की जो है इंट्रोडक्शन हो गई आपकी। उसके बाद जो है विचलन कोण आपको पता होना चाहिए निकालना कैसे होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। तो ये जो PQ है ये आपकी आपतित किरण है और RS जो है निर्गत किरण है। इन दोनों को जब हम एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं उनके बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम विचलन कोण कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है विचलन कोण क्या है, ये आप करके दिखा सकते हैं कि किस तरह से होता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अगर एक सूर्य का श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से जो है गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में जो है एक विभक्त कर देता है, उनको बिखेर देता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इसमें इंग्लिश में एक शब्द होता है विबग्योर, उससे आप इसको याद रख सकते हैं कि वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग। उसी प्रकाश के अभिवर्णों को इस बैंड के स्पेक्ट्रम वर्ण कहते हैं। मतलब जो ये 7 रंग हमें मिले इसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे, और जो ये विभाजन हुआ है उसको विक्षेपण कहा जाता है। इंग्लिश में इसको डिस्पर्शन कहते हैं। अगर इस विक्षेपण को हम उसी तरह के एक प्रिज्म को उल्टा रख दिया जाए, उसमें से पास करेंगे तो वापस वो श्वेत प्रकाश के रूप में आपको पर्दे के ऊपर मिल जाएगा। इंद्रधनुष जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी, और ये चित्र भी आपको समझना है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक एक स्पेक्ट्रम होता है। ये वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, और ये सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। ये जरूर ध्यान रखना है हमने। होता क्या है, इसमें जल की जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जो सूर्य से आपतित किरणें जब इस बूंदों में अपवर्तित तथा विक्षेपित कर देता है और तब पश्चात इसके आंतरिक परावर्तित करती हैं, अंततः जल की बूंद के बाहर निकलने के समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं और प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परिवर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेरक नेत्रों तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश इसमें बूंद के अंदर प्रवेश कर रहा है तो अपवर्तन होता है, ठीक है ना। अपवर्तन के साथ में जो है विक्षेपण भी हो रहा है इसके अंदर। इस हिस्से में जो है पूर्णतः जो है परावर्तक होगा, जिसको कि आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जब ये आंतरिक परावर्तन होने के बाद जब ये फिर निकल रहा है तो फिर अपवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर जो है परावर्तन हो रहा है, कहाँ पर अपवर्तन हो रहा है। और अगर आप ये चित्र भी याद कर लेते हो अच्छी तरह, उसके बाद अगर आप कुछ थोड़ा बहुत लिखते हो तो भी आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादातर ये 2 नंबर का प्रश्न आता है। अभी जो हम बात कर रहे थे विबग्योर की, आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा ये विबग्योर शब्द जो होता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। जैसे आप देखते हो सबसे ज़्यादा वोयलेट झुका हुआ है और सबसे कम आर। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैंगनी जो है सबसे अधिक झुकता है। तो जो जितना अधिक झुकेगा उसके अंदर विक्षेपण या फैलाव भी उतना ही होगा। आइजैक न्यूटन ने जो है सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करने उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया था, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा और उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का किरणपुंज निर्गत हो रहा है, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपका, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य में हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक। तो इसका जो है कारण क्या है ये आपको याद रखना है। वायुमंडलीय अपवर्तन कि सूर्य छुपने के बाद 2 मिनट तक दिखता रहता है और निकलने से 2 मिनट पहले। तारों की आभासी स्थिति जो है ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है कि वायुमंडल में
प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है और वायुमंडल उपरंत उसी माध्यम के में होता है जिसका कार्मिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश के विलंब की ओर झुकता है, अंत क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा आपकी वास्तविक स्थिति ऊंचाई प्रतीत होता है। ये तारे की वास्तविक स्थिति है, लेकिन जब ये आपकी आंख में उससे रोशनी आ रही है तो आपकी आंख उसको सीधा करके देखेगी तो ये आभासी स्थिति है। कहने का मतलब है कि जितनी ऊंचाई पे तारा नहीं होता उससे अधिक ऊंचाई पे वो दिखता है हमें। वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है? वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। इसके अपवर्तन के प्रभाव आप देख सकते हो, तारों का टिमटिमना, अग्रिम सूर्योदय, विलंबित सूर्यास्त, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई प्रतीत होना, गर्म वायु में होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तित होना। तो आग के तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु को तुलना से अधिक गर्म हो जाती है। गर्म वायु के ऊपर ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। क्योंकि अपवर्तन माध्यम की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं होती, इसलिए गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार कहीं पर आग जली हो और उसके ऊपर से जलती हुई आग की लो में से आप पीछे कोई वस्तु को देखोगे तो वो आपको अलग तरह से दिखाई देगी और उसको साइड से देखोगे तो अलग। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि ये कोई भी प्रभाव अगर आता है तो उसमें आपको वायुमंडलीय अपवर्तन तो लिखना ही लिखना है, जिससे आपके आधे नंबर तो उसी टाइम हो जाएंगे। तारों का टिमटिमाना जैसे अभी हमने बात की थी वो उसी के अंदर है। इसी तरह की एक और चीज़ होती है प्रकाश का प्रकीर्ण। इसके अंदर आप देखोगे कि टिंडल प्रभाव, जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल में महीन कण जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल से निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगेगा और कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या होता है कि ऐसे टेढ़े मेढ़े, आपने देखा होगा कि एक अंधेरे कमरे में जब रोशनी आ रही है तो उस रोशनी के अंदर कुछ कण होते हैं, आपको दिखते हैं, और वो कण जो है इधर उधर जा रहे हैं, तो उनसे टकराने के कारण ही हमें उस रोशनी का जो है वो रास्ता दिख रहा है, या पेड़ के पत्तों से जो छन के रोशनी आ रही है उसके कारण भी। तो इस सबको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। जैसे उदाहरण में, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं, सभी ने देखा भी होगा। इसको जो है रेलिग का नियम भी कहते हैं। प्रकीर्ण जो है वो कोणानुपाती होता है 1/λ या प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य। जब किसी घने जंगल में वितान में सूर्य प्रकाश, तो ये भी मैंने अभी बताया था आपको उदाहरण। ये जो प्रकीर्ण प्रकाश का वर्णन प्रकीर्ण न करने वाले कणों के आधार पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करेंगे, बड़े आकार के कण अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को प्रकीर्ण करेंगे, करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रतीत हो जाएगा। अब प्रकीर्ण क्या है? मतलब उसका जो है आपको रास्ता दिखना, वो किस पे निर्भर करता है? जिसकी वेवलेंथ अधिक होगी, ये जो है प्रकाश किरण का जो तरंग दैर्घ्य है ये अधिक होगी तो प्रकीर्ण कम होगा। इसलिए लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, और जिसकी जो है तरंग दैर्घ्य कम होगा, जैसे कि हमारा वोयलेट रंग है, उसका जो है तरंग दैर्घ्य कम होता है तो प्रकीर्ण सबसे अधिक होगा। तो इसलिए जो है नीला रंग सबसे अधिक फैलता है और लाल जो है सबसे कम। उसके बाद जो है खतरे का संकेत, आप देखोगे कि लाल रंग जो है क्या होता है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए ये दूर से देखने पे दिखाई देता है। ये प्रश्न में बड़े अच्छे दे रखे हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है। ये कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी है। अंत जब सूर्य का प्रकाश वायु में गुजरता है, वायु में सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम है तो उसका प्रकीर्ण अधिक होगा। ऊंचाई पर उड़ते हुए आकाश का जो है काला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्ण सुपुष्ट नहीं होता है, मतलब वहाँ से हमें ढंग से दिखता नहीं है। इसी तरह से बादल सफ़ेद क्यों प्रतीत होते हैं और ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं, इसके भी आप इसके अंदर जब पढ़ोगे कि इनके अंदर श्वेत प्रकाश के सभी रंग प्रकीर्ण अधिक तापमान रूप में होते हैं, इसलिए हमें श्वेत रंग दिखाई देता है।
और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि इनके पास खुद का ऊर्जा स्रोत नहीं होता। ये जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको करना है।